टॉपिक है कार्य शक्ति और ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी इसका टॉपिक है। कह रहा है वर्क क्या है, तो बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहता है। बल और विस्थापन के अधिक गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। वर्क और क्या होता है, तो बल इंटू विस्थापन होता है। डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है डब्ल्यू बराबर। कार्य का ऐसे यूनिट क्या होता है, तो कार्य का ऐसे न्यूटन मीटर केजी मीटर सेकेंड इनवर्स इंटू मीटर। तो कार्य का होता है केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स 2 होता है। केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 होता है। कार्य का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर एस इनवर्स 2 होता है और इसे अर्ग में डिनोटेड किया जाता है। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। 1 जूल बराबर 10 टू द पावर कितना होता है, 7 अर्ग होता है। 1 जूल 1 अर्ग बराबर 1 अर्ग इंटू 10 टू द पावर -7 जूल होता है। 1 जूल बराबर कितना है, 1 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है और 1 अर्ग बराबर कितना 10 टू द पावर -7 जूल होता है। कार्य की बीमा क्या होता है, तो ml स्क्वायर टी इनवर्स 2 होता है। कार्य का बीमा क्या होता है, डायमेंशन ml स्क्वायर टी इनवर्स 2। कार्य क्या है, तो एक अदिश राशि कार्य। थीटा बराबर 0 होता है और एफ और एस डायरेक्टली, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। तो 0 तो इसका क्या हो जाएगा, एन का मान सबसे अधिकतम हो जाएगा। थीटा का मान 0 रहेगा तो एफ एस क्या हो जाएगा, तो एन के मान सबसे अधिकतम हो जाएगा। थीटा का मान 60 डिग्री रहेगा तो डब्ल्यू कॉस थीटा एफ बराबर कितना आ जाएगा, 60 का मान 60√3/2 होता है। तो इसका कितना आ जाएगा, f√3/2 हो जाएगा। कॉस थीटा 90 डिग्री रहेगा तो डब्ल्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब थीटा 90 डिग्री तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य। जब थीटा 180 डिग्री तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा -f3/2 हो जाएगा, माइनस में चल जाएगा। जब 180 डिग्री रहेगा तब इसका क्या हो जाएगा, सबसे डब्ल्यू का मान न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है ना। 180 पर न्यूनतम हो जाएगा, अब कार्य शून्य होगा 0 डिग्री पर, अधिकतम कार्य शून्य होगा 90 डिग्री पर, ठीक है ना। और सबसे अधिकतम 0 डिग्री पर कार्य का मान सबसे अधिकतम होता है और सबसे 180 पर सबसे कम होता है। कार्य पॉजिटिव होता है, शून्य होता है, निगेटिव होता है। कार्य में क्या होता है, दिशा के साथ होता है कार्य। शून्य कब होगा, जब थीटा रहा 90 डिग्री और विस्थापन क्या रहे 0। दिशा परिवर्तन विपरीत कब होगा, जब कार्य निगेटिव डायरेक्शन में हो। अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है, तो क्योंकि विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। तो दीवार पर धक्का लगाएंगे तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन क्या हो रहा है, शून्य हो जाएगा धक्का लगाने से कोई कार्य। अगर कोई व्यक्ति 10 किलो बोझा लेकर कई वर्षों तक भी खड़ा रहता है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन शून्य है। कोई बोझा ले लिया माथा पर और वह खड़ा रहा 10 वर्षों तक भी, तो उसका क्या रहेगा, कार्य शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए अगर कोई कुली 1000 kg का बोझा लेकर मीलों दूर चलता है, किए गए कार्य का मान शून्य हुआ, क्योंकि बल और विस्थापन का बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए। 1000 किलो का कोई बोझा है और मीलों चल रहा है, लेकिन किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य होगा, क्योंकि बल और विस्थापन का बीच कितना, माथा पर बोझा लिया हुआ है तो इसका बल और विस्थापन का कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बन रहा है, तो इसलिए कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ रहा है और चढ़कर उतर गया, सीढ़ी पर चढ़ रहा है चढ़कर उतर गया, तो उसका कार्य का मान शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन शून्य होगा। चढ़कर उतर गया सीढ़ी पर से तो उसका कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। किया गया कार्य धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, शून्य भी होगा, तो धनात्मक ऋणात्मक भी शून्य हो जाएगा। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या रहता है, तो ऋणात्मक रहता है। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या रहता है, ऋणात्मक रहता है।
ऊर्जा और शक्ति दिया गया है, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा, और कार्य करने की दर की को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता कहेगा तो ऊर्जा, कार्य करने की दर कहेगा तो शक्ति। कार्य और ऊर्जा क्या रहते हैं, तो बराबर रहते हैं। कार्य का ऐसे यूनिट जूल होता है, और शक्ति का क्या होता है, तो कार्य बटा समय, यानी P बराबर W/T होता है, ठीक है ना। और W बराबर क्या होता है, तो PT हो जाएगा, इसका कर देंगे तो PT। इसका बीमा क्या होता है, ऊर्जा का, तो ml² T−2, ml² T−2 किसका होगा, कार्य का। और शक्ति का क्या होता है, ml² T−3, ये इम्पॉर्टेंट है। शक्ति का पावर डायमेंशन कितना होगा, ml² T−3 शक्ति का, और ऊर्जा का ml² T−2। सभी प्रकार की ऊर्जा क्या रहती है, तो अदिश राशि, सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि होती है, और यह एक अदिश राशि है। ये भी शक्ति भी क्या है, तो अदिश राशि, ऊर्जा भी क्या है, तो अदिश राशि है। कह रहा है एनर्जी के बारे में दिया गया है, तो कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इसको मापते हैं किसमें, जूल में। ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और CGS यूनिट ऊर्जा का क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। और 1 जूल बराबर कितना, 10⁷ अर्ग होता है, और 1 अर्ग बराबर कितना होता है, 10⁻⁻7 जूल होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होगा, और 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻ जूल हो जाएगा। ऊर्जा का न तो निर्माण होता है, न ही नाश होता है, और बल्कि यह एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। ऊर्जा के न तो निर्माण होता है, न तो नाश होता है, और बिल्कुल यह एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं ऊर्जा। सभी प्रकार की ऊर्जा क्या रहते हैं, तो अदिश राशि होती है। ऊर्जा क्या रहती है, तो अदिश राशि। ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है, तो किलोवाट घंटा होता है ऊर्जा का। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होता है। 2 प्रकार के यांत्रिक ऊर्जा होते हैं, एक गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा मिलकर क्या बनाते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा बनाते हैं। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वाला क्या होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी होता है। स्थितिज ऊर्जा को क्या हम मापते हैं, तो mgh, इसका ऊंचाई पर निर्भर करता है। mgh किस पर निर्भर करता है, स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई पर डिपेंडेंट रहता है। जबकि गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो 1/mv², यह वेग पर निर्भर रहता है। स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई पर, और गतिज ऊर्जा वेग पर डिपेंडेंट रहता है। यांत्रिक ऊर्जा हमेशा अपरिवर्तित रहता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या रहता है, तो अपरिवर्तित यानी अनचेंज रहता है, इसका कोई चेंज नहीं होता है। वस्तु के ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। जब ऊपर से नीचे की ओर गिराएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा घटेगा, और यांत्रिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगा। गतिज ऊर्जा बढ़ेगा लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और यांत्रिक ऊर्जा में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब वस्तु ऊपर से नीचे गिराएंगे तो गतिज बढ़ेगा, बाकी स्थितिज घटेगा, यांत्रिक ऊर्जा में कोई चेंज नहीं। जब वस्तु के नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, घटेगा, लेकिन स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा में कोई चेंज नहीं हो जाएगा। जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिरेगा तो इसमें गतिज ऊर्जा बढ़ता है, और यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, घटता है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब कोई चेंज नहीं रहता, और क्या रहता है, तो यांत्रिक ऊर्जा घटेगा जब ऊपर से नीचे में, और नीचे से ऊपर जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा और गतिज ऊर्जा घटेगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा है ना। कह रहा है अगर किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगा। दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी, तो काइनेटिक है 1/2mv², तो 1/2m×v² हो गया, और इसका काइनेटिक कितना, 4 गुना है, तो 4 गुना हो जाएगा। काइनेटिक वेग दुगना कर दिया गया, तो वेग दुगना कर दिया तो ये इसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो कितना बढ़ गया, कितनी गुनी बढ़ गया, तो 3 गुना बढ़ गया। पोटेंशियल एनर्जी और mgh होता है जो हाइट पर डिपेंड करता है, और काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मास हो गया, g ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण हो गया, h हाइट हो गया, और v बराबर 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0।
आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर कहाँ पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। ये केस 1 स्थिर है और ये क्या है, गति में, और ये हाइट दिया हुआ है, तो ये हाइट दिया हुआ है, तो बी बराबर जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, आगे देखेंगे। ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत दिया हुआ है, तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नाश किया जाता, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जाता है ऊर्जा को। बल्ब या ट्यूबलाइट में क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज करते हैं। जो बल्ब होता है या ट्यूबलाइट होता है उसे विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा में बदलते हैं, प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा में। हीटर क्या है, तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। हीटर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। हीटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनामो क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती क्या करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा में करता है। सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो लटका हुआ बंद पंखा। लटका हुआ बंद पंखा में क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है। वृक्ष में लटका फल भी क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा में होता है। छत पर खड़ा बच्चा भी क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा। तना हुआ धनुष में क्या रहता है, स्थितिज ऊर्जा। लटका हुआ बंद पंखा, दूध में लटका, वृक्ष में लटका हुआ फल, छत पर खड़ा हुआ बच्चा, तना हुआ धनुष और तना हुआ गुलेल, ये सब क्या है, तो स्थितिज ऊर्जा है। और बांध में जमा पानी क्या है, तो स्थितिज ऊर्जा। चाबी वाला खिलौना क्या है, तो स्थितिज ऊर्जा। उठाया हुआ हथौड़ा क्या है, तो स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में जमीन पर चलता हुआ साइकिल, ये गतिज ऊर्जा। बस, ट्रेन, ETC। पानी में चलता हुआ जहाज क्या है, तो गतिज ऊर्जा। रनवे पर दौड़ता हुआ वायुयान, गतिज ऊर्जा में जो गति करेगा। लटका हुआ चालू पंखा, ये यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा दोनों होता है। छत पर दौड़ता हुआ बच्चा भी क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा। उड़ता हुआ वायुयान कहेगा तो यांत्रिक ऊर्जा। उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर कहेगा तो यांत्रिक ऊर्जा। उड़ता हुआ पक्षी कहेगा तो यांत्रिक ऊर्जा, उड़ता हुआ पक्षी। शक्ति क्या है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को, तो कार्य बटा समय पी और क्या होता है, W/T होता है। और इसे लिखेंगे तो Fs cos थीटा बटा T हो जाएगा। Fs cos थीटा बटा T, तो P बराबर क्या होता है, तो F इंटू V होता है। AB cos में A डॉट प्रोडक्ट बराबर AB cos थीटा होता है। P बराबर FB cos थीटा होता है, FB। शक्ति के ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। शक्ति के जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है शक्ति के। शक्ति के बीमा क्या होता है, तो ml² T−3। ml² T−3 होता है शक्ति का डायमेंशन होता है। ml² T−3। शक्ति के ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। शक्ति के व्यवहारिक मात्रा क्या होता है, तो अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर होता है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। P बराबर W/T mg बराबर mgh बटा T होता है। Fs cos थीटा बटा T और 1/2 mv² बटा T होता है। P बराबर W/T, P बराबर mgh/T, P बराबर Fs cos थीटा बटा T और P बराबर क्या होता है, 1/2 mv² बटा T होता है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की मात्रक होता है, जिसका समान भाषा में एक यूनिट कहा जाता है।
किलोवाट। 1 किलोवाट आवर एक यूनिट होता है। 1 किलोवाट आवर 336 गुने 10 जूल, और पॉइंट में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है 1 किलोवाट आवर। इम्पॉर्टेंट है। 1 किलोवाट आवर 1000 गुना जूल प्रति सेकेंड, यानी 36 गुने 10⁵ जूल हो सकता है 1 किलोवाट आवर। 36 गुने 10⁵ जूल होता है 1 किलोवाट आवर। नंबर पर यूनिट क्या होता है? उपकरण की संख्या गुने उपकरण की शक्ति गुने घंटा गुने दिन बटा 1000 होता है। नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकलेगा? तो उपकरण की संख्या गुने उपकरण की शक्ति गुने घंटा गुने दिन, ये बटा 1000 होता है नंबर ऑफ यूनिट में। संवेग बराबर क्या होता है? तो मास इंटू वेलोसिटी होता है। संवेग का ऐसे यूनिट क्या होता है? तो केजी मीटर पर सेकेंड होता है संवेग का। संवेग का बीमा क्या होता है? तो ml/t इनवर्स 1 होता है। ml/t इनवर्स होता है संवेग का राशि। संवेग क्या है? तो सदिश राशि है। संवेग का बीमा ml/t इनवर्स होता है। संवेग का ऐसे यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड होता है। संवेग और गतिज ऊर्जा के संबंध में क्या होता है? तो के काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? p²/2m होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? p²/2m। यदि संवेग के दुगुना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना, यदि बढ़ जाएगा तो 3 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? तो संवेग और गतिज ऊर्जा के संबंध में तो काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m होगा। कह रहा है अगर वस्तु के संवेग में 10% वृद्धि कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितने परसेंट की? तो इसका क्या करेंगे? उसका सक्सेसिव विधि से निकालेंगे तो 21% हो जाएगा। आवेग क्या है? तो बल गुने समय का गुणनफल को आवेग कहलाता है। बल गुने समय का गुणनफल को आवेग कहते हैं, अर्थात आवेग बराबर क्या होता है? बल इंटू टाइम होता है। आवेग का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग का ऐसे यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग का बीमा क्या होता है? ml/t इनवर्स। ml/t इनवर्स किसका? तो आवेग का डायमेंशन होता है। आवेग क्या है? तो सदिश राशि है। जैसे सर्कस में ईंट का तोड़ना, ये क्या है? तो आवेग के द्वारा। छक्का लगाना क्या है? तो संवेग पर। नारियल फोड़ना ये क्या है? तो संवेग पर। रस्सी के झटका द्वारा देकर तोड़ना, ये संवेग के उदाहरण है। सर्कस में ईंट तोड़ना, छक्का लगाना, नारियल फोड़ना, रस्सी के झटका से नारियल की रस्सी तोड़ना, ये सब आवेग का है। संवेग का शैक्षिक सिद्धांत क्या है? तो इसका वस्तु एक दिया हुआ है और वस्तु दो है, तो इसका द्रव्यमान m1 है और इसका v1 है, और इस दूसरा वस्तु इसका द्रव्यमान m2 है और इसका v2 है, तो इसका संवेग क्या हो जाएगा? तो m1 इंटू v1 बराबर m2 इंटू v2 हो जाएगा, ठीक है। रॉकेट का उड़ना क्या है? तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, लेकिन सिद्धांत कहेगा तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट उड़ती है। कह रहा है कि यदि 10 kg की बंदूक से 1000 ग्राम की गोली और 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ी जाती तो बंदूक पीछे की ओर जितना वेग से झटका देगा, कितना वेग से झटका देगा? जब कितना 10 kg का बंदूक है, 100 ग्राम की गोली है और 100 मीटर पर सेकेंड की से छोड़ी जाती तो बंदूक पीछे की ओर कितना? तो इसका दिया गया है, तो पहला क्या हो जाएगा? 10 kg m1 इंटू v1 बराबर m2/v2, तो इसका कितना 10 kg के तो m1 हो गया और कितना 1000 हो गया, kg को 1000 में 10 kg और कितना 100% ना 100 मीटर पर सेकेंड से। kg है तो kg तो यहाँ पे 1000, ये 100 गुना 100 मीटर, 100 ग्राम इंटू 100 मीटर पर सेकेंड, ये 10 kg गुने 1000, तो कितना 1000 गुने v1 इंटू कितना हो जाएगा 10,000, तो v1 बराबर क्या हो जाएगा 10,000 बटा 10,000, कितना 1 मीटर पर सेकेंड। m1 क्या हो गया 10 kg और m1 के इसको ग्राम में चेंज करें कितना था, ग्राम में चेंज करना पड़ेगा ना, तब ये 1000 हो गया ग्राम में,
और M2 कितना है 100 ग्राम, और V2 कितना है, तो M2 V2 दिया हुआ है, तो इसका किसका वेग पूछ रहा था ना, तो V1, ये वाला V1 निकालना था, ठीक है ना। तो बंदूक पीछे की ओर 1 मीटर पर सेकंड से झटका देगा, इम्पॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। M1 दिया हुआ है 10 kg और 100 ग्राम की गोली, तो ये M2 हो गया, और M1 को ग्राम में, तो ये ग्राम था तो इसको भी ग्राम में करना है, ठीक है ना, यही याद रखना है, ग्राम में चेंज करना है। नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन, इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई पिंड एक ही समय में 2 दूरी तय करता है, क्षैतिज तथा उदग्र, तो पिंड की ऐसी गति क्या कहलाता है, प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। जब कोई पिंड एक ही समय में 2 दूरी तय करता है, क्षैतिज तथा उदग्र के रूप में, पिंड की ऐसी गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य का पथ क्या होता है, तो परवलयाकार होता है। पहला छक्का मारने पर बॉल की गति, दूसरा भाला फेंकने पर भाले की गति, और तीसरा मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति। प्रक्षेप का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। छक्का मारने पर बॉल की गति, दूसरा भाला फेंकने पर भाले की गति, तीसरा मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति होता है। अगर कोई शिकारी पेड़ पर बैठे किसी बंदर पर गोली चला रहा है और गोली चलाते ही बंदर कुछ कूद जाता है, तो संभावना है कि बंदर की गोली लगाए गए स्थान पर लग जाएगी, क्योंकि पहले गोली पथ सरल रेखीय होगा और फिर गोली का पथ प्रक्षेप हो जाएगा। पहला कैसा हो जाएगा, तो सरल रेखीय हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, तो प्रक्षेप हो जाएगा। देखो ये हो गया, ये रेंज हो गया, और ये थीटा यहाँ पे आके क्या रहेगा, समान रहेगा, और यहाँ से मैक्सिमम हो जाएगा, फिर डाउन हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे यू एक्स है, तो यू एक्स कॉस थीटा, और यहाँ पे वाई, तो यू वाई साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे यू साइन थीटा, यहाँ पे यू कॉस थीटा, ये रेंज हो गया। तो यू कॉस थीटा का मान पूरे प्रक्षेप गति में कहीं नहीं बदलता है। यू कॉस थीटा का मान क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में कहीं चेंज नहीं होता। और यू साइन थीटा के मान पहले घटता है, फिर शून्य होता है, फिर बढ़ता है। यू साइन थीटा के मान क्या होता है, पहले घटता है, फिर शून्य होता है, फिर बढ़ता है। और यू कॉस थीटा के मान कहीं चेंज नहीं होता प्रोजेक्टाइल मोशन। थीटा मीन्स क्या होता है, तो प्रक्षेपण कोण होता है। यू मीन्स प्रारंभिक वेग होता है। जी मीन्स गुरुत्वीय त्वरण होता है। टी मीन्स चढ़ान या उत्तरायण काल होता है। एच मैक्सिमम महत्तम ऊंचाई। रेंज मीन्स परास होता है। टी मीन्स उड्डयन काल होता है। उड्डयन काल बराबर क्या होता है, चढ़ान काल प्लस उत्तरायण काल होता है। उड्डयन काल बराबर क्या होता है, चढ़ान काल और उत्तरायण काल होता है। परास क्या होता है, तो रेंज बराबर क्या होता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है बटा जी होता है। आर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है, जिसे पुट किया जाता है थीटा और 45 डिग्री। आर मैक्सिमम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी होता है। आर मैक्स बराबर क्या होता है, तो यू स्क्वायर बटा जी होता है। आर मैक्स बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर बटा जी होता है। अगर किसी वस्तु को 36 से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो वस्तु क्षैतिज में महत्तम दूरी तय करेगी। अगर किसी वस्तु को 36 से 45 डिग्री पर फेंका जाए तो वस्तु क्षैतिज में महत्तम दूरी तय करेगी। अगर किसी वस्तु को 36 से 45 डिग्री कोण पर फेंका जाए तो वस्तु क्षैतिज में क्या हो जाएगी, महत्तम दूरी। इसका मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 जी होता है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 जी होता है महत्तम ऊंचाई, एच मैक्सिमम। उड्डयन काल जिसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है, टी बराबर क्या होता है, 2u साइन थीटा बटा जी हो जाएगा। 2u साइन थीटा बटा जी हो जाएगा उड्डयन काल। एच मैक्सिमम कहेगा तो यू स्क्वायर साइन थीटा बटा 2g। एच मैक्स बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा जी 2g हो जाएगा। टी बराबर क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा बटा जी हो जाएगा। चढ़ान काल या उत्तरायण काल क्या होता है, तो स्मॉल टी और टी बाई टी यू साइन थीटा बटा जी हो जाता है। यू साइन थीटा बटा जी और टी बाई 2। यदि थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, यू बराबर 100 मीटर पर सेकेंड। थीटा बराबर कितना 30 डिग्री है और यू बराबर 100 मीटर, तो एच मैक्स और निकालना है। तो एच मैक्स क्या हो जाता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g हो जाएगा। तो यू के मान दिया हुआ है 100, तो यू स्क्वायर और साइन थीटा कितना 30 डिग्री और 2 इंटू जी, तो कितना हो जाएगा।
आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी हो जाएगा। यदि परास का मान अधिकतम ऊंचाई में 4 गुना हो तो प्रक्षेप कोण का मान क्या होगा। यदि परास का मान अधिकतम ऊंचाई में 4 गुना तो प्रक्षेप कोण यानी थीटा क्या हो जाएगा, तो परास हो जाएगा जो अधिकतम ऊंचाई के कितना 4 गुना हो जाएगा। परास क्या हो जाएगा, तो अधिकतम ऊंचाई के 4 गुना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, और इधर यू स्क्वायर साइन थीटा बटा जी के वो 4 गुना हो जाएगा। तो जी से जी कट जाएगा, कितना आ जाएगा यू से यू कट तो कितना है साइन 2 थीटा बटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 बराबर कितना साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो एक दोलन में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति क्या है, तो एक सेकेंड में जितना दोलन होता है उसे आवृत्ति कहा जाता है एक सेकेंड में। आवर्तकाल क्या होता है, और आवृत्ति को एफ से डिनोट करते हैं, आवर्तकाल कैपिटल टी से करते हैं। टी बराबर क्या होता है 1/f होता है, टी बराबर 1/f। और आवृत्ति क्या होती है, तो स्मॉल टी बराबर एफ बराबर 1/t हो जाएगा। ठीक ना, टी बराबर 1/f, तो उसी को लट देंगे तो आवृत्ति हो जाएगा। आवृत्ति का ऐसे यूनिट क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। 1/सेकेंड, तो सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा हर्ट्ज होता है आवृत्ति की। सरल लोलक के आवर्तकाल कितना टी होता है, तो कैपिटल टी बराबर क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी होता है। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट एल होता है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट 1 जी होता है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट 1 जी होता है। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल बढ़ता है तथा लोलक सुस्त हो जाता है। लोलक के लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल बढ़ता है और लोलक क्या हो जाता है सुस्त होता है। लोलक की लंबाई घटाने पर आवर्तकाल घटता है और लोलक तेज हो जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या आवर्तकाल बढ़ता है तथा लोलक क्या हो जाता है सुस्त हो जाता है। ठीक ना, लोलक के आवर्तकाल बढ़ता है तो लोलक का क्या हो जाएगा सुस्त काल हो जाएगा। लोलक की लंबाई घटाने पर आवर्तकाल घटता है तो लोलक तेज हो जाता है। अंतरिक्ष में सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत होता है। अंतरिक्ष में सरल लोलक के आवर्तकाल क्या होते हैं, तो अनंत होता है। जी बराबर कितना 0 और टी बराबर कितना इन्फिनाइट होता है। जी बराबर 0, टी बराबर इन्फिनाइट। आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आवर्तकाल क्या होता है, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। सेकेंडरी लोलक आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा और समय भी बढ़ेगा। और सुस्ती घड़ी गर्मी में होता है। ठीक ना, लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा और समय भी बढ़ेगा। लंबाई घटेगा तो आवर्तकाल भी घटेगा और समय भी कम होगा और तेजी घड़ी ठंडी में होते हैं। लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल और टाइम दोनों बढ़ता है। ठीक ना, झूले पर बैठी लड़की अचानक बड़ी हो जाती है तो लंबाई घट जाता है, जिससे आवर्तकाल भी घट जाता है, जिससे झूलन की दोलन गति तेज हो जाती है। झूले पर बैठी लड़की अचानक खड़ी हो जाती है। ठीक ना, तो लंबाई घट जाएगा, खड़ी होगा। बैठी लड़की अचानक खड़ी हो जाती है तो क्या हो जाता है, लंबाई घट जाएगा, जिससे क्या होता है खड़ी हो जाती है तो लंबाई घट गई। झूले पर बैठी लड़की अचानक खड़ी हो जाती तो लंबाई घट जाता है, आवर्तकाल भी घट जाता है और उसका झूला की दोलन गति तेज हो जाती है खड़ी होने पर। यदि आवर्तकाल कैपिटल टी है 0.5 सेकंड में तो इसका 1 पॉइंट कितना हो जाएगा। यदि आवर्तकाल 0.5 तो 10 सेकंड, यदि आवर्त 0.02 है इसका आवर्तकाल 0.2 सेकंड। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान के 1/6 गुना कम होता है।
चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान से 1/6 गुना कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर लोलक की आवर्तकाल बढ़ जाती है और घड़ी सुस्त हो जाती है। चंद्रमा पर लोलक की आवर्तकाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इससे क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है चंद्रमा पर। नेक्स्ट है सेंट्रीपेटल फोर्स। यदि किसी वस्तु को वृत्तीय गति में घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल आवश्यक होती है, यदि किसी वस्तु की वृत्तीय गति में घूमने के लिए अभिकेंद्रक बल क्या हो जाती है, आवश्यक होती है, तो उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। वृत्तीय गति में घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। अभिकेंद्रीय बल को केंद्राभिमुखी बल कहा जाता है। अभिकेंद्रीय बल को केंद्राभिमुखी बल कहा जाता है। रस्सी में पत्थर के घुमाना ये टनन बल के कारण होता है। रस्सी में पत्थर घुमाना। पृथ्वी के सूर्य को चारों ओर घूमना क्या गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर घूमना नाभिकीय बल होता है। वाहन के मोड़ पर मुड़ना क्या होता है, तो घर्षण बल के होता है। रस्सी पर पत्थर घुमाना टनन बल, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमना गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर घूमना नाभिकीय बल, वाहन के मोड़ पर मुड़ना ये एक घर्षण बल होता है। एफ बराबर क्या होता है, तो mv²/r होता है। एफ क्या है, तो सेंट्री अभिकेंद्रीय फोर्स होता है। ए बराबर v²/r, ये अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। ए बराबर अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यह काल्पनिक बल होता है। अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल क्या होता है, काल्पनिक बल कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं अपकेंद्रीय बल को। वैसा बल जो केंद्र के बाहरी ओर लगता है उसे अपकेंद्रीय। वॉशिंग मशीन हो गया, दूध से मक्खन निकालना, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर दूध से मक्खन निकालने के बाद दूध का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन। घर्षण एक बल है और बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। बल के विरोध काम करता है घर्षण। बल कार्य ऋणात्मक होता है घर्षण में। घर्षण सबसे अधिक कौन कौन है, तो 3 प्रकार के। स्थैतिकी, जिसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है, स्थैतिक को, सीमांत को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है, और इधर गतिज। गतिज घर्षण में क्या होता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। दूसरा लोटनिक घर्षण होता है। स्थैतिक घर्षण, दूसरा सीमांत घर्षण, और गतिज ऊर्जा को 2 भागों में सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण में चेंज करता है। ये सीमांत घर्षण हो गया, ये स्थैतिक घर्षण। सीमांत घर्षण, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनिक। सबसे कम घर्षण बल किसका होता है, लोटनिक घर्षण में होता है। सबसे अधिक घर्षण बल सीमांत घर्षण में होता है। लोटनिक घर्षण में सबसे कम घर्षण बल, सीमांत घर्षण सबसे अधिक बल। सबसे अधिक किस में होता है घर्षण, तो ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। सबसे अधिक घर्षण किस में होता है, सीमांत घर्षण में, उसके बाद स्थैतिक घर्षण में होता है। सबसे अधिक घर्षण कहेगा तो सीमांत घर्षण में, सबसे अधिक घर्षण बल सीमांत घर्षण में, सबसे कम घर्षण तो लोटनिक घर्षण। तो लोटनिक, सर्पी, स्थैतिक और सीमांत। लोटनिक, सर्पी, स्थैतिक, सीमांत। लोटनिक, सर्पी, स्थैतिक, सीमांत। लोटनिक, सर्पी, स्थैतिक, सीमांत, याद रखना। लोटनी, सर्पी, स्थैतिक, सीमांत। लोटनी, स्थैतिक, सर्पी, सीमांत। लोटनी, लोटा है साफ तब स्थिर होगा सीमांत में। लोटा है साफ तब स्थिर होता है सीमांत में। ये ट्रिक याद रखना। लोटनी, सर्पी, स्थैतिक, सीमांत। स्थैतिक घर्षण क्या है, तो वह घर्षण बल जो वस्तु पर तब कार्य करता है, वस्तु पर तब कार्य करता है, वह वस्तु पर स्थिर अवस्था में रहता है। जब घर्षण, स्थैतिक घर्षण कब कार्य करेगा, जब वस्तु स्थिर अवस्था में रहता है, तब स्थैतिक घर्षण कार्य करता है। नेक्स्ट है सीमांत घर्षण। वह घर्षण बल जो वस्तु के तब कार्य करता है जब वस्तु सरकने या सरकाने को होती है, तो ये सीमांत घर्षण सरकने या सरकाने के लिए होते हैं सीमांत घर्षण। नेक्स्ट है सर्पी घर्षण। क्या है, तो घर्षण का वह बल जो किसी वस्तु पर कार्य करता है जब वस्तु किसी आनत तल पर फिसल रही, आनत तल पर क्या रहती है, फिसल रहती है, तो वो सर्पी घर्षण होते हैं। नेक्स्ट है
लोटनी घर्षण घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु लुढ़क रहा होता है, तो ये लोटनी घर्षण कहलाती है। जब वस्तु लुढ़क रहता है तो लोटनी घर्षण कहते हैं। घर्षण बल को अस्नेहक की सहायता से कम किया जाता है। घर्षण बल के अस्नेहक की सहायता से क्या करते कम किया जाता है। अस्नेहक के रूप में तौल, तेल, मोबिल, ग्रीस, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। घर्षण बल के कारण ही मनुष्य न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हुए चल पाता है। न्यूटन के थर्ड लॉ नियम करता है घर्षण। घर्षण बल कम रहने के कारण क्या है, तो बर्फ पर चलने में परेशानी होती है, शैवाल पर चल नहीं पाते हैं घर्षण की कमी के कारण, खींचा हुआ चप्पल या जूता पहन कर चलने पर कभी कभी गिर जाते हैं, ये घर्षण की कमी के कारण होता है। घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, जबकि सतहों के प्राकृतिक पर निर्भर करता है। घर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करेगा, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन सतह के प्रकृति पर निर्भर करेगा घर्षण बल। घर्षण गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो म्यू बराबर 1/r होता है। म्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/r, तो फ्रिक्शन ये अविलंब प्रतिक्रिया बल होता है। घर्षण गुणांक क्या होता है, तो मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। घर्षण गुणांक μ/Fr होता है, याद रखना है, μ/Fr होता है घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक के मान 0 से 1 के बीच में होता है। घर्षण गुणांक 0 से 1 के बीच में। दाब क्या होता है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर पास्कल होते हैं। दाब को क्या कहते हैं, तो दाब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बल बटा क्षेत्रफल कहा जाता है दाब को। अर्थात दाब बढ़ने पर भी क्या होता है, तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा। दाब बढ़ने पर क्षेत्रफल कम, दाब घटने पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ठीक ना। दाब बढ़ेगा तो क्षेत्रफल कम, दाब घटेगा तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब की बीमा क्या होता है, तो ml इनवर्स T इनवर्स 2 होता है। ml इनवर्स T इनवर्स 2 होता है दाब की। दाब और प्रतिबल में डिफरेंस देखना है, तो दाब क्या है, तो अदिश राशि है, और प्रतिबल भी क्या है, तो अदिश राशि है। दाब को न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल में मापते हैं, और प्रतिबल को भी न्यूटन मीटर स्क्वायर पास्कल में। दाब का बीमा क्या है, तो ml इनवर्स T इनवर्स 2 होता है, जबकि प्रतिबल की भी क्या होता है, ml इनवर्स 2 इनवर्स 2 होता है। ml इनवर्स T इनवर्स 2 होता है। बाहरी बल के कारण उत्पन्न दाब कहलाता है, और जबकि आंतरिक प्रतिबल किसके द्वारा, तो आंतरिक बल के द्वारा उत्पन्न होता है प्रतिबल, आंतरिक बल के द्वारा। वायुमंडलीय दाब क्या है, तो वायुमंडल के द्वारा लगने वाले दाब को क्या कहते हैं, तो वायुमंडलीय के द्वारा, वायु के द्वारा जो लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। सबसे अधिक वायुमंडलीय दाब समुद्र के सतह पर जो 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई है 760 mm पर होती है। वायुमंडलीय दाब की मात्रा क्या होती है, बार होता है। एक बार और कितना होता है, 10⁵ न्यूटन मीटर या 10⁵ पास्कल होता है। एक बार बराबर कितना होता है, 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल होता है। एक बार बराबर कितना होता है, 1013.2 मिली बार होता है। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र क्या होता है, बैरोमीटर, जिसे 14 बैरोमीटर कहा जाता है। इसका आविष्कार कौन किया था, तो ये टोरिसेली के द्वारा किया गया था। बैरोमीटर की पारा अचानक नीचे गिर जाए, ये बैरोमीटर की पारा अचानक नीचे गिर जाए तो आंधी या तूफान का संकेत रहता है, और जोरदार वर्षा, जब बैरोमीटर का पावर नीचे गिरे तो आंधी तूफान का संकेत और जोरदार वर्षा होगा। बैरोमीटर का पारा यदि धीरे धीरे क्या हो जाए, नीचे हो जाए, धीरे धीरे आएगा तो वर्षा होने की संभावना। और बैरोमीटर के पारा धीरे धीरे ऊपर जाए तो मौसम साफ होने के संकेत, सूखा संकेत, शुष्क मौसम। बैरोमीटर के पारा का अचानक उठना अत्यधिक सूखा का संकेत और अत्यधिक शुष्क मौसम होना। ऊंचाई पर जैसे जैसे कोई व्यक्ति जाता है उसका शरीर में भी हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। ऊंचाई पर जाएंगे तो हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, और अर्थात ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो वायुमंडलीय दाब कम और ऑक्सीजन से भी कम हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और क्या ऊंचाई भी बढ़ता है।
ऊंचाई पर बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम होता है। ऊंचाई पर जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम और ऑक्सीजन भी कमी हो जाता है। दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, क्वथनांक होता है दाब, याद रखना। दाब किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वायुमंडलीय दाब की मात्रा बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, और वायुमंडलीय दाब की मात्रा घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। पहाड़ पर खाना जल्दी नहीं बनता है क्योंकि वहाँ के वायुमंडलीय दाब कम होने से क्वथनांक भी कम हो जाते हैं। वायुमंडलीय दाब कम होने से क्वथनांक भी कम हो जाते हैं पहाड़ पर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, तो वायुमंडल दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो पर्वतारोही रहता है उसका ऑक्सीजन सिलेंडर में O2 प्लस N2 का मिश्रण रहता है, O2 प्लस N2 का। और गोताखोर के लिए O2 प्लस N2 और हीलियम प्लस ऑक्सीजन रहता है, हीलियम प्लस O2 और O2 प्लस N2 रहता है। मरीज के लिए हीलियम प्लस ऑक्सीजन रहता है, हीलियम प्लस ऑक्सीजन मरीज के लिए। गोताखोर के लिए भी हीलियम प्लस ऑक्सीजन, और गोताखोर के लिए एक और होता है N2 प्लस ऑक्सीजन होता है। द्रव में दाब के लिए निकालेंगे क्या, तो रो एच डी जी। द्रव में दाब कैसे निकालते हैं, तो प्रेशर HDG के द्वारा निकालेंगे। तो P क्या है, तो प्रेशर है। R क्या, तो गहराई। D क्या, डेंसिटी। G ग्रेविटी, त्वरण है। गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ता है, घनत्व बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ने पर द्रव में दाब बढ़ता है और गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ता है। पानी, दूध, शहद, इसमें किस में दाब बढ़ेगा, तो शहद में बढ़ेगा। गुरुत्वीय त्वरण बढ़ने पर द्रव में दाब बढ़ता है, गुरुत्वीय त्वरण पर। दाब का मान बर्तन के आकार पर निर्भर नहीं करता। दाब का मान किसका, बर्तन के आकार पर निर्भर नहीं करता। पास्कल का नियम क्या है, तो किसी बंद बर्तन से भरे हुए द्रव में बाहर से लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से बढ़ जाता है। पास्कल के नियम में क्या कहा जाता है कि किसी बंद बर्तन में भरे हुए द्रव में बाहर से लगाया गया सभी दाब सभी दिशाओं में क्या रहता है, समान रूप से बढ़ जाता है। उसे पास्कल का नियम कहते हैं। कम बल लगाकर अधिक बल उत्पन्न करना, ये पास्कल का नियम है। कम बल लगाकर अधिक बल उत्पन्न करना। कम बल से अधिक बल प्राप्त करने के लिए क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। कम बल से अधिक बल प्राप्त करने के लिए क्या बढ़ाते हैं, तो क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। पास्कल के सिद्धांत कार्य करने वाला यंत्र कौन कौन है, तो हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट है जो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो तो प्रत्येक बिंदु का पर दाब क्या हो जाता है, समान होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो, शून्य हो तो प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या हो जाएगा, समान होता है। प्रत्येक गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो तो प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, तो जब किसी वस्तु में द्रव आंशिक या पूर्णतः रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है। किसी वस्तु में जब द्रव में आंशिक या पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है, और यह कमी वस्तु के द्वारा विस्थापित जल के आयतन या भार के बराबर होता है। विस्थापित जल के आयतन या भार के बराबर होता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत कहता है। आंशिक या पूर्णतः रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी हो जाती है, और यह कमी क्या करती है, तो कमी वस्तु के द्वारा विस्थापित जल के आयतन के बराबर होती है। जल में वस्तु में ऊपर की ओर लगने वाले बल को उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल कहते हैं, जो ऊपर की ओर लगते हैं। यूरेका क्या है, तो यूरेका की खोज दिया था यूरेका, जिसने चिल्लाया यूरेका यूरेका, यह आर्किमिडीज के द्वारा खोजा गया था। जो नाव जहाज पनडुब्बी बनाया जाता है ये उत्प्लावक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बनाया जाता है। सोने की सूत्र पता लगाया जाता है तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा सोने के द्वारा लगाते हैं। देखो वस्तु का भार क्या है, तो W, और विस्थापित दर क्या है, तो W1, और भार कितना 400 न्यूटन और विस्थापित दर 100 न्यूटन। आभासी भार कितना हो जाएगा, तो वस्तु डूबेगा कब, जब वस्तु तो विस्थापित द्रव के भार से ज़्यादा रहेगा वस्तु का भार। विस्थापित द्रव से वस्तु का भार ज़्यादा हो रहेगा, वस्तु के भार ज़्यादा रहेगा, और विस्थापित द्रव का भार क्या रहेगा, कम रहेगा, तो वस्तु डूब जाएगा। जब वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव और वस्तु के भार के क्या रहेगा,
बराबर रहेगा तो क्या रहेगा, तैरेगा। जब वस्तु के बाहर विस्थापित द्रव क्या रहेगा, अधिक रहेगा। तो विस्थापित द्रव अधिक रहेगा तो पानी ऊपर तैरेगा, ठीक ना, पानी ऊपर तैरेगा। घनत्व क्या होता है, तो घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन होता है, यह एक अदिश राशि है। और इसका बीमा क्या होता है, तो एम एल इनवर्स टी नोट होता है। एम एल इनवर्स टी नोट होता है। एम एल इनवर्स टी नोट होता है। एम नॉट एल इनवर्स टी नोट होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, तो केजी पर मीटर क्यूब होता है, केजी। घनत्व के अर्थ क्या होता है, तो सघनता होता है। ठोस अधिक होता है, द्रव अधिक होता है, गैस भी अधिक होता है। सबसे ज़्यादा कितना घनत्व होता है ठोस का, सबसे कम कितना होता है, तो गैस का होता है। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका, ठोस का। सबसे कम घनत्व कितना, गैस का होता है। वजन होता है जो मात्रा बदलने पर घनत्व कभी नहीं बदलता। मात्रा बदलने पर घनत्व कभी नहीं बदलता। पानी और दूध, तो घनत्व किसका अधिक है, तो दूध का घनत्व अधिक होगा। इधर दूध और शहद में शहद के घनत्व अधिक होगा। वजन या भार बदलने पर घनत्व कभी चेंज नहीं होगा, ठीक ना। सबसे कम घनत्व किसका, गैस का। सबसे ज़्यादा ठोस का। तो पानी और दूध में दूध का घनत्व ज़्यादा, दूध और शहद में शहद के घनत्व ज़्यादा, शहद और पारा में पारा का घनत्व ज़्यादा। पानी और अंडा में अंडा का घनत्व अधिक हो जाएगा। पानी और नमक में अंडा, इसका घनत्व कम हो जाएगा, अंडा का। जल और बर्फ़ में किसका, जल का घनत्व कम रहता है और बर्फ़ क्या रहेगा, तैरेगा। जिसका घनत्व कम रहेगा यानी हल्का रहेगा तो तैरेगा। जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा तो क्या रहेगा, डूब जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा तो डूब जाएगा, हल्का रहेगा तो तैरेगा कम। पारा नीचे है और लोहा ऊपर है तो घनत्व कम है, और पारा के घनत्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। तो ऊपर रहेगा तो घनत्व कम और ज़्यादा रहेगा तो पारा हो जाएगा। नदी के जल के घनत्व समुद्र के जल के घनत्व अधिक होता है। नदी के जल से घनत्व समुद्र के जल का घनत्व क्या रहेगा, तो अधिक रहेगा समुद्र का। यदि कोई नाव या जहाज़ नदी में तैर रही है तो जब वह समुद्र में प्रवेश करती है तो उसका तल कुछ ऊपर की ओर उड़ जाए, क्योंकि समुद्र जल का घनत्व क्या हो जाती है, अधिक रहती है। इसके कारण नाव क्या रहता है, समुद्र में नदी के उपेक्षा हमेशा ऊपर उड़ जाती है। जल वाटर हो गया तो जल का घनत्व कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। जल का आयतन कितना, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। घनत्व क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयतन। ये घनत्व बढ़ेगा, अधिकतम घनत्व, एक कम घनत्व। घनत्व क्या, तो तापमान ये ऐसे जाएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस घनत्व। जब बर्फ पानी में तैरता है और तब उसके आयतन 1/10 भाग पानी के ऊपर है तथा 9/10 भाग पानी के अंदर है। तो 1/10 भाग पानी के ऊपर और 9/10 भाग पानी के अंदर रहता है। बर्फ़ के पिघलने पर जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बर्फ़ के पिघलने पर जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठंडे प्रदेश में पाइप फट जाते हैं क्योंकि पानी जब बर्फ़ में बदलता है तब उसका आयतन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठंडे प्रदेश में पाइप क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, क्योंकि पानी जब बर्फ़ में बदलता है तो उसका आयतन भी बढ़ जाता है। आपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो जल की तुलना में किसी वस्तु का घनत्व उसका आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। जल की तुलना में किसी वस्तु का घनत्व क्या कहलाता है, उसे आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो वस्तु के घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व। आपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। आपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। कुछ अनमात्रकहीन एवं विमाहीन राशियों तो पहला आपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व, दूसरा आपेक्षिक या सापेक्षिक आर्द्रता, तीसरा घर्षण गुणांक, चौथा आवर्धन, पांचवा विकृति। आपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व पहला, दूसरा आपेक्षिक या सापेक्षिक आर्द्रता दूसरा, तीसरा घर्षण गुणांक होता है, चौथा आवर्धन होता है, पांचवा विकृति होता है।
ये सब क्या है, तो विमाहीन राशि है। अपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक सादृश्य या सापेक्षिक सादृश्य, घर्षण गुणांक, आवर्धन, विकृति, ये सब क्या है, तो विमाहीन राशि। पृष्ठ तनाव क्या है, तो पृष्ठ तनाव का दाब का वह गुण जिससे से कम आयतन घेरते हैं उसे क्या कहते हैं, तो पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, तो बल बटा लंबाई होता है। बल के न्यूटन में, लंबाई के मीटर में, तो जूल मीटर स्क्वायर होता है। पृष्ठ तनाव के ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जूल मीटर स्क्वायर। जूल मीटर स्क्वायर किसका, तो पृष्ठ तनाव का होता है। इसका बीमा क्या होता है, तो m0 L0 T इनवर्स 2 होता है। m0 L0 T इनवर्स 2 होता है। यह एक क्या है, तो अदिश राशि है। जल की बूंद कैसी होती है, तो गोलाकार होता है और पृष्ठ तनाव के कारण मच्छर के लार्वा मच्छर के लार्वा होता है जो पानी पर तैरता है और पृष्ठ तनाव के कारण होता है। गर्म भोजन का स्वादिष्ट लगना और पृष्ठ तनाव का कम होना। गर्म भोजन स्वादिष्ट लगता है, इसका पृष्ठ तनाव के कम होने के कारण। मच्छर के लार्वा पानी में तैरता है पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक ना। समुद्र की लहर में शांत करने के लिए उसमें तेल डाला जाता है जिसका पृष्ठ का तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है। साबुन का बुलबुला बड़ा बनता है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। साबुन का बुलबुला बड़ा बनता है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। शेविंग ब्रश के जल के निकालने के बाद आपस में चिपक जाते हैं। पानी में साबुन या डिटर्जेंट मिलाने से उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है और उससे कपड़ा ज़्यादा साफ हो जाता है। ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स कहते हैं। एक ही पदार्थ पर अणुओं के बीच में लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं, जो चिपकता नहीं भींगता है ससंजक बल में। पारा और कांच हो गया, जैसे शरीर में तेल और पानी हो गया, ये सब क्या है, तो पारा कांच का है जो ससंजक बल है। शरीर में तेल और पानी क्या है, ससंजक बल। जो पदार्थ एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। असंजक बल क्या होते हैं, जो एडेसिव फोर्स होते हैं, जो दो पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले असंजक बल कहते हैं। जैसे चिपक जाता है, भींग जाता है, ये असंजक बल में चिपक जाएगा, भींग जाएगा। जैसे टीका लगाना, काजल लगाना, लिपस्टिक लगाना, मेकअप लगाना, बोर्ड पानी से दीवार और पानी, कपड़ा पानी से धोना, पाउडर लगाना, दाग लगाना, ये क्या है, तो असंजक बल। केशिकत्व क्या होता है, जिस नली के माध्यम से द्रव्य ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है उसे केश नली कहा जाता है। इसका घटना केशिकत्व कहा जाता है। केशिकत्व का ऐसा ही मात्रक नहीं होता। केशिकत्व का ऐसा ही मात्रक नहीं होता। पहला करा लालटेन या लैंप में बत्ती के माध्यम से तेल ऊपर चढ़ना क्या होते हैं, तो लालटेन या लैंप में बत्ती के माध्यम से तेल ऊपर चढ़ना, ये केशिका। ब्लेटिंग पेपर के द्वारा पानी को सोख लेना, ये केशिकत्व के कारण क्या होता है, ब्लेटिंग पेपर के द्वारा पानी को सोख लेता है। पेड़ पौधे या मूल रूम के द्वारा जल को सोखना, रुई के द्वारा पानी को सोख लेना, ये क्या है, तो केशिकत्व के कारण होता है। पहली बारिश के बाद किसान द्वारा खेत की जुताई केश नली में टूट जाए तो केशिकत्व न हो तथा खेत की नमी बरकरार रहेगा। केश नली टूट जाए तो केशिकत्व नहीं होगा, खेत की नमी बरकरार होगी। देखो ये एडेबिस पोल ये पानी है और ये अर्धतलाकार अर्धचंद्राकार है। तो इसमें असंजक बल में क्या रहता है, असंजक बल ज़्यादा होता है, स्पर्श कोण न्यूनतम होता है। संजक बल से संजक बल में ज़्यादा होता है और स्पर्श कोण अधिक कोण हो जाएगा। कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर से होता है। तो कैपिटल आर कम चढ़ेगा, पानी या तेल। त्रिज्या चढ़ेगा, पानी या तेल त्रिज्या हो जाएगा। श्यानता विस्कोसिटी क्या है, तो अर्थ गाढ़ापन से विस्कोसिटी। श्यानता का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो पॉइज होता है। तरल पदार्थ के गुण द्रव तथा गैसों में होता है। तरल पदार्थ का गुण किसमें होता है, द्रव तथा गैसों में होता है। श्यान बल क्या होता है, तो तरल पदार्थों की गति के फलस्वरूप उसके परतों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। जो तरल पदार्थों की गति के फलस्वरूप उसके परतों के बीच लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं, श्यान बल। इसी गुण को क्या कहते हैं, तो श्यानता कहा जाता है। पानी और दूध में दूध का श्यानता, दूध और शहद में शहद का श्यानता होता है। ठोस में श्यानता का गुण नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता, ठोस में। कांच क्या है, तो अति शीतित द्रव है। ठंडा पानी में श्यानता गर्म पानी से अधिक होता है।
गर्म में क्या होता है, द्रव के गर्म करने में श्यानता घटता है, ठीक है ना। तो ये बढ़ेगा तो गाढ़ापन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, श्यानता बढ़ेगा। गाढ़ापन से श्यानता बढ़ेगा और गाढ़ापन घटेगा तो श्यानता भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठंडा पानी में श्यानता गर्म पानी से अधिक होता है। ठंडा पानी में श्यानता गर्म पानी से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगा। गर्म पानी जब द्रव को गर्म करेंगे तो श्यानता क्या होती है, घटती है। द्रव को गर्म करेंगे श्यानता घटेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गर्म गैस का श्यानता ठंडा गैस से क्या हो जाती है, अधिक होती है। गर्म गैस की श्यानता ठंडा गैस से अधिक। वायु के गर्म करने पर श्यानता बढ़ता है। वायु के गर्म करने पर श्यानता क्या हो जाती है, बढ़ता है। नेक्स्ट है बर्नौली थ्योरम। बर्नौली प्रमेय का ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। बर्नौली, इसका वेग बराबर क्या होता है, तो 1 बटा दाब होता है। वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दाब के बराबर होता है, ठीक ना। अर्थात वेग बढ़ेगा तो दाब घटेगा, वेग घटेगा तो दाब बढ़ेगा, ठीक है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार वेग बढ़ने पर दाब घटता है और तथा वेग घटने पर दाब बढ़ता है। वेग बढ़ेगा तो दाब घटेगा, वेग घटेगा तो दाब बढ़ेगा। गहरा पानी में दाब ज़्यादा होता है इसलिए वेग कम होगा। तो गहरा पानी में क्या रहेगा, तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जल क्या शांत प्रतीत होता है। गहरा पानी में दाब ज़्यादा होने के कारण वेग कम जाता है और शांत प्रतीत होता है। आंधी तूफान में झोपड़ी का छत उड़ जाना, ये बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है। झोपड़ी को उड़ना, ट्रेन के सामने खड़े रहने पर ट्रेन पर अपनी ओर खींच लेना, ये बर्नौली सिद्धांत पर होता है। वायुयान का उड़ना किससे, बर्नौली सिद्धांत पर। स्प्रे मशीन का काम करना, स्प्रे मशीन का काम करता है तो ये बर्नौली थ्योरम पर। गंदे पानी के हवा में स्विम करना, ये बर्नौली थ्योरम पर। बेंचुरी मीटर क्या है, तो बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है बेंचुरी मीटर, जो किसी नली के द्रव के प्रवाह को दर को ज्ञात करता है। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, बर्नौली प्रमेय। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। पूर्व अवस्था में लौट जाना ही क्या कहता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। पूर्व अवस्था में लौट जाना ही क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसके रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। लेकिन बल हटाने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। बल लगाया जाता है तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन बल हटाने पर पुनः वह पूर्व अवस्था में आ जाता है, प्रत्यास्थता। रबड़ के खींचना या स्प्रिंग खींचना या दबाना, फुटबॉल या गेंद को दबाना, बैलून को दबाना, ये प्रत्यास्थता कहलाता है। सबसे अधिक प्रत्यास्थता किस में होता है, तो क्वार्टजाइट में होता है, उसके बाद स्टील में होगा, फिर हाथी के दांत में होगा, फिर रबड़। सबसे अधिक क्या आएगा, तो क्वार्टजाइट में, रबड़ के दांत, हाथी के दांत, फिर स्टील, और फिर उसके बाद क्वार्टजाइट में सबसे अधिक प्रत्यास्थता होता है। विकृति क्या है, तो विकृति बराबर क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई। डेल्टा एल बटा एल होता है विकृति, जिसे स्ट्रेन कहा जाता है विकृति को। स्ट्रेन, लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई के अनुपात को विकृति कहा जाता है। विकृति मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि होता है। विकृति में लंबाई परिवर्तन होता है, अनुदैर्घ्य विकृति कहलाता है। लंबाई में परिवर्तन होगा तो उसे अनुदैर्घ्य विकृति कहा जाता है। आयतन में परिवर्तन होगा तो आयतन विकृति कहलाता है। आयतन में परिवर्तन होगा तो आयतन विकृति, लंबाई में परिवर्तन होगा तो अनुदैर्घ्य विकृति, और आकृति या रूप में परिवर्तन होगा तो अपरूपण विकृति कहलाता है। आकृति या रूप में परिवर्तन होगा तो अपरूपण विकृति, आयतन में परिवर्तन तो आयतन विकृति, लंबाई में परिवर्तन को अनुदैर्घ्य विकृति कहा जाता है। प्रतिबल क्या होता है, जो स्ट्रेस, इसीलिए स्ट्रेस कहा जाता है। तो अंदर से बाहर की ओर लगने वाले बल को प्रतिबल कहा जाता है। बाहर से अंदर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहा जाता है। बाहर से अंदर की ओर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब तथा प्रतिबल के मात्रक क्या होते हैं, तो बीमा समान होता है दाब और प्रतिबल का। विरूपक बल क्या होता है, तो वैसा बल जिसके कारण रूप परिवर्तन हो जाए उसे विरूपक बल कहा जाता है, जिसमें रूप परिवर्तन। विरूपक बल हटा लेने के बाद पूर्व अवस्था में नहीं लौटे उसे सुघट्ट पदार्थ कहा जाता है। विरूपक बल हटा लेने के बाद पूर्व अवस्था में नहीं लौटे उसे सुघट्ट पदार्थ कहा जाता है। सबसे अधिक सुघट्ट पदार्थ मोम एवं गीली मिट्टी होती है। सबसे अधिक सुघट्ट पदार्थ क्या होता है, मोम एवं गीली मिट्टी होती है।
विरूपक बल किसके कारण? तो रूप में परिवर्तन हो जाता है। जो प्रत्यास्थता की सीमा पार कर जाए से उसे क्या कहते हैं? सुगट्ट पदार्थ कहा जाता है। जो प्रत्यास्थता की सीमा पार कर उसे सुगट्ट पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है हुक का नियम क्या है? तो प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? विकृति का। हुक के नियम क्या कहता है? तो प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विकृति होता है। प्रतिबल होता है जो विकृति के समानुपाती होता है, उसे हुक का नियम कहते हैं। प्रतिबल किसका समानुपाती होता है? विकृति के समानुपाती होता है, उसे हुक का नियम कहते हैं। प्रतिबल में क्या होता है? तो ई गुने विकृति यानी विकृति बटा प्रतिबल, जहाँ ई क्या है? तो प्रत्यास्थता गुणांक होता है। प्रत्यास्थता गुणांक को न्यूटन मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। न्यूटन यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और डेल्टा प्रत्यास्थता न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और डेल्टा प्रत्यास्थता गुणांक का यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है।